Jai Hind to all my dear students. Welcome to Trishul Defense Academy. Myself Ratan Chandra. Today we are going to start one of the most important topic of chemistry for CDS and NDA exam. That is matter and its nature. ये second lecture होगा इसका. So let's begin. देखें अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको टीच किया था, इसमें मैटर के वेरियस स्टेट के बारे में बताया था. अभी जो मैं डिस्कस करूंगा इसके मैटर के जो सॉलिड स्टेट है, जो गैसियस स्टेट है, इनके आपस में मिक्सिंग या लिक्विड है तो आपस में मिक्सिंग होने पर, या आपस में लिक्विड का, गैस का, या सॉलिड का, या एक दूसरे में मिक्सिंग करने पर एक सॉल्यूशन, एक मिक्सचर जो बनता है उसको हम लोग सॉल्यूशन कहेंगे. जब उसमें मिक्स करेंगे तो किस कंडीशन में सॉल्यूशन कैसा होता है, किस प्रकार का नेचर होता है, इस पे भी क्वेश्चन समटाइम पूछा जाता है कि सॉल्यूशन कैसा होता है. तो सॉल्यूशन देखो, पहले जब टर्म सॉल्यूशन किया है बात सॉल्यूशन, तो सबसे पहले इसमें सॉल्वेंट की बात करेंगे. सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट. सॉल्यूट का मतलब होता है, सॉल्वेंट का मतलब होता है विलायक से लिया जाता है, विलायक. और सॉल्यूट का मतलब होता है, सॉल्यूशन का मतलब होता है विलयन से लिया जाता है, विलयन. और विलायक ये विलेय है. जो पदार्थ घुलता है उसको विलेय कहते हैं, जिसमें घोला जाता है उसे विलायक कहते हैं. दोनों का मिश्रण जो होता है, दोनों के कॉम्बिनेशन जो होता है वो सॉल्यूशन कहलाता है. सॉल्यूशन में एक चीज हमें ध्यान देना है कि जो नॉर्मली हम लोग सॉल्यूशन की डेफिनेशन देते हैं, इसमें सबसे पहले कि सॉल्यूशन टर्म आते ही आपके माइंड में एक इंफॉर्मेशन जाना चाहिए. ये होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर है. होमोजीनियस समांगी मिश्रण है. ये कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण है. ये समांगी मिश्रण है. और जिसकी कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि सॉल्वेंट किसको कहोगे, सॉल्यूट किसको कहोगे. तो सॉल्वेंट की जब बात आए तो सॉल्वेंट हमेशा याद रखना, जिसका अमाउंट जो है ज़्यादा होता है वो सॉल्वेंट होता है, जिसका अमाउंट कम होता है वो सॉल्यूट होता है. तो मेजर जिसका पोर्शन होगा, मेजर अमाउंट, जिसकी ज़्यादा मात्रा होती है वो सॉल्वेंट कहलाता है. और जिसका अमाउंट कम होता है, माइनर अमाउंट जो होगा, माइनर अमाउंट, जो माइनर अमाउंट होगा, जिसका मात्रा कम होगा, वो विलेय कहलाएगा. अब इसमें देखो ये चीज़ आपको इंफॉर्मेशन मैंने दे दिया. और ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है. सॉलिड का भी मिश्रण, सॉलिड का भी मिश्रण होता है, सॉलिड का भी सॉल्यूशन होता है. सॉलिड ठोस का, ठोस में सॉल्यूशन, ये ठोस है, ठोस का ठोस सॉल्यूशन होता है. इसका सॉल्यूशन जो कहलाएगा, इस सॉल्यूशन को जरूर याद रखना. इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगर सॉलिड का सॉल्यूशन है तो उसका क्या नेम देते हैं, नेम ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन. तो सॉलिड सॉल्यूशन को एक नेम देते हैं, एलॉय कहते हैं. एलॉय कहते हैं. ये नाम याद रखना है, एलॉय. सॉलिड सॉल्यूशन को एलॉयस कहते हैं. तो इसके बाद ये भी ध्यान देना कि सॉलिड को एलॉय कहते हैं. इसके बाद हो सकता है कि कभी कभी गैस में गैस का मिक्सचर जो है
पूछ लिया जाता है। तो गैस का गैस में मिक्सचर, ये भी होमोजीनियस है, ये दोनों होमोजीनियस है, ये होमोजीनियस मिक्सचर है, सॉरी ये होमोजीनियस मिक्सचर है। और गैस में गैस का मिक्सचर जो होता है, जैसे एग्जाम्पल एयर जो है इसका एग्जाम्पल है, ये भी एक सॉल्यूशन है। देखो अब सॉल्यूशन की बात मैंने किया, होमोजीनियस मिक्सचर की बात की, तो ये कंफ्यूजन आपको होगा जो बच्चों ने हेट्रोजीनियस भी पढ़ा होगा, कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस। लेकिन एक पॉइंट याद रखना, हम नॉर्मल जब सॉल्यूशन की बात करेंगे तब होमोजीनियस की बात करेंगे, और जब पर्टिकुलर सॉल्यूशन नाम दिया जाए, जैसे कह दिया जाए कि कोलॉइड सॉल्यूशन, उसको भी जानते रहो, क्वेश्चन दोनों से बनेगा आपके यहाँ। कोलॉइड सॉल्यूशन की बात करोगे तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, हेट्रोजीनियस है। हेट्रो आप लिख सकते हो, लिखना चाहो आप हेट्रो लिख लो, कहीं कहीं हेट्रोजीनियस लिखा रहता है, कहीं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस का मतलब विषमांगी, जैसे ये समांगी है वैसे वो विषमांगी सॉल्यूशन है, विलेन है। तो जो हेट्रोजीनियस है ये कोलॉइड विलेन। कोलॉइड की जब बात की जाएगी वो डिपेंड करता है पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट की साइज पर, डिपेंड अपॉन साइज ऑफ सॉल्यूट के साइज पर डिपेंड करता है, ये ध्यान देना। ये सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉलिड का सॉलिड में भी सॉल्यूशन होता है, सॉलिड का सॉलिड सॉल्यूशन कोलॉइड होता है। पहले तो सॉल्यूशन के बारे में जान, ये गैस में गैस, सॉलिड में सॉलिड, होमोजीनियस सॉल्यूशन की बात करें तो 9 टाइप्स का सॉल्यूशन बना लेते हैं। जब हेट्रोजीनियस की बात करते हैं, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन की बात करते हैं तो ये 8 टाइप का होता है। कितने टाइप का? 8 प्रकार का होता है। इसमें गैस का गैस जो सॉल्यूशन होता है वो कौन सा सॉल्यूशन होगा? नॉर्मल सॉल्यूशन होता है, उसको हम लोग एक नाम देते हैं ट्रू सॉल्यूशन, वास्तविक विलयन। तो ये वास्तविक विलयन जो होता है, जब वास्तविक विलयन, पर्टिकुलर वास्तविक विलयन दे तो ये होमोजीनियस होता है, ये कभी भी हेट्रोजीनियस नहीं हो सकता, होमोजीनियस होगा। और जब पर्टिकुलर कोलॉइड विलयन का नाम दे दे तब भी हमें क्या करना है? तब हेट्रोजीनियस टर्म यूज करना है। हेट्रोजीनियस होता है, विषमांगी होता है, और वास्तविक सॉल्यूशन समांगी होता है। उसमें समांगी और विषमांगी में डिफरेंस ऐसे देख लो, पर जैसा कि बताया कि साइज ऑफ सॉल्यूट पर ये डिपेंड करता है। जब वास्तविक विलयन होगा, कभी उसको घोलने के बाद वो सेटल डाउन नहीं होते, सॉल्यूट के पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते। जैसे चीनी का शरबत बना लो, तो क्या चीनी का शरबत बनाने के बाद रख दोगे तो सेटल डाउन कर जाएगा? क्या वो सेटल डाउन नहीं करेगा। आज जब तक वाटर इवापोरेट न कर जाए, वाटर इवापोरेट कर जाएगा धीरे धीरे, तब वो सेटल डाउन। लेकिन किसी बाटल में बनकर उसको पैक कर दोगे तो कभी सेटल डाउन नहीं होगा, चीनी के पार्टिकल नीचे नहीं बैठ जाएंगे कि वो तली में बैठ जाए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन कोलॉइड सॉल्यूशन में जो होता है, कोलॉइड सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं बहुत स्लोली एंड स्लोली, वेरी स्लोली एंड स्लोली ये सेटल डाउन होते हैं, और सस्पेंशन में भी सेटल डाउन होते हैं, ये भी ध्यान देना। कोलॉइड में हम लोग सॉल्यूट पार्टिकल या मतलब इसको अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होता है, सब माइक्रोस्कोपिक होता है, उसको हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं कि यहाँ पर है पार्टिकल, लेकिन उसको देख नहीं सकते। लेकिन जो सेटल डाउन की बात करोगे तो कोलॉइड सॉल्यूशन में वेरी स्लो सेटल करता है। जैसे आप देखो जितने सिरप आते हैं दवाओं वाले, जो पीने वाले सिरप होते हैं, सब कोलॉइडली सॉल्यूशन होते हैं। तभी ये कहा जाता है कि ज़्यादातर उसमें कोलॉइडली सॉल्यूशन ही बनाया जाता है। कोलॉइडली सॉल्यूशन इसलिए दवाएं बनाई जाती हैं कोलॉइडल, कि जिससे बॉडी में ईजिली डिस्पर्स हो सके,
आसानी से फैल सके, इसलिए कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया जाता है। इसलिए देखो सिरप वगैरह पे एक इंस्ट्रक्शन दिया रहता है, ये एक इंस्ट्रक्शन मतलब आपको एक आदेश दिया रहता है कि उसको शेक फेल करके पीना चाहिए, उसको बिल्कुल स्टायर करके हिलाकर बिल्कुल उसको मिलाकर तब जाके पीना चाहिए, क्योंकि उसके जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं वो सेटल डाउन होते हैं, बहुत स्लो सेटल डाउन होते हैं। नॉर्मली आपको पता नहीं चलेगा लेकिन वो सेटल डाउन होते हैं। अभी हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में और जाने। कोलाइडल सॉल्यूशन, जैसे मैंने सॉल्यूशन की जब बात की तो आपको एक चीज बताया था, सॉल्वेंट और सॉल्यूट बताया था। वैसे जब कोलाइडल की बात आएगी, कोलाइडल सॉल्यूशन की बात आएगी, तो यहाँ पर सॉल्वेंट को हम लोग सॉल्वेंट को डीएम कहते हैं और डीपी कहते हैं सॉल्यूट को। ये सॉल्यूट के प्लेस पर यूज किया जाता है। कोलाइडल सॉल्यूशन में जो रियल सॉल्यूशन होता है, जो मैंने ट्रू सॉल्यूशन की बात की, वास्तविक सॉल्यूशन जो होमोजीनियस होता है, ये हेट्रोजीनियस होता है। नेचर में ये कैसा होता है, हेट्रोजीनियस, ये जरूर याद रखना आप लोग। नेचर इसका हेट्रोजीनियस है, हेट्रोजीनियस भी लिख सकते हो, हेट्रोजीनियस भी लिख सकते हो। तो ये हेट्रोजीनियस है और डिस्पर्सन मीडियम है, ये डिस्पर्स फेज है। डीएम डिस्पर्सन मीडियम और ये डिस्पर्स फेज है, डिस्पर्स्ड फेज। इसमें सॉल्यूट पार्टिकल की साइज को देखते हैं, साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल को देखा जाता है, साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। यहीं पर इसी को हम लोग डिस्पर्स फेज कहते हैं। जो सॉल्यूट होता है उसको डिस्पर्स फेज, नॉर्मल सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होता है उसको डिस्पर्स फेज कहते हैं। यहाँ लिख देता हूं मैं एक बार कि इसको सॉल्वेंट कहते हैं, नॉर्मल सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कहते हैं और इसको जो है सॉल्यूट कहते हैं नॉर्मली। और अब हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा यूनिट की बात कर लेते हैं। कभी कभी यूनिट आपसे पूछ लेता है कि यूनिट क्या है सॉल्यूशन की, या सॉल्यूशन के जिसको आप मात्रक कहते हैं, मात्रक क्या है, इसके कैसे आप करेंगे इसको, इस चीज को देखो थोड़ा सा। सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन हम लोग किसमें मेजर करते हैं, सबसे पहले ये देखें कि सॉल्यूशन मेजर किसमें करते हैं। सॉल्यूशन ग्राम पर लीटर में मेजर किया जाता है, देखो ग्राम पर लीटर में मेजर किया जाता है। मास के रिस्पेक्ट में जब हम लोग करते हैं सॉल्वेंट ये ऐसे करना, इसको सॉल्यूशन ग्राम पर लीटर। एक चीज और बता दें, सम टाइम सॉल्यूशन मोलर सॉल्यूशन कह देता है तो मोल पर लीटर होता है, उसको भी ध्यान रखना कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को जो एक्सप्रेस करते हैं ग्राम पर लीटर में, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इस ग्राम पर लीटर, इन ग्राम पर लीटर। और जब मोलर सॉल्यूशन की बात करें तो याद रखना, पीछे डिस्कस किया मैंने पिछले वीडियोस में। मोलर सॉल्यूशन की बात करें तो इसकी यूनिट की बात करें तो मोल पर लीटर तो ऐसे आप देख सकते हैं ये सब चीजें, और ये यूनिट है सॉल्यूशन की।
उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल पर डिस्कस करेंगे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके यहाँ, मेटल एंड नॉन मेटल। इस पे भी क्वेश्चन खूब आते हैं। इवन सीडीएस एनडीए को छोड़कर अगर इसको देखें, इसके अलावा भी जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे एमएनएस होता है ओनली फॉर गर्ल्स के लिए जो एग्ज़ाम होता है नर्सिंग वाला, तो उसमें भी आप देखोगे कि खूब क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। तो उन विद्यार्थियों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। जैसे आप देखें यहाँ पर मेटल की बात करें पहले, फिर नॉन मेटल की, मेटल एंड नॉन मेटल दोनों डिस्कस हम लोग करेंगे। सबसे पहले मेटल की बात करें। मेटल हम लोग पहले से ही इसको धातु कहेंगे, ये अधातु है, ये अधातु है। इसके बाद हम मेटल की बात करते हैं कि मेटल कैसे आप पहचानोगे। इसका तो जनरल चीज आप ऑलरेडी स्टडी करते आए हैं लोअर क्लास से। छोटे क्लासेस में हम लोगों ने ये स्टडी किया है कि धातु जो होता है उसमें सोनोरस होता है, उसकी स्पेशल एक टोन होती है, एक स्पेशल उसमें आवाज़ होती है, सोनोरस कहते हैं। और मेटल मैलिएबल होता है, डक्टाइल होता है, बहुत सी प्रॉपर्टी, तन्य होता है और आघात वर्धनीय होता है, इट मीन्स मैलिएबल, और ये सब डक्टाइल तन्य होता है। तो ये सब प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी है, तो उसका हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग डायरेक्ट डिस्कशन करते हैं कि धातुओं के कुछ स्पेशल धातुओं के नेम जो पूछा जाता है क्वेश्चन। आपको बता दें कि जो अभी तक डिस्कवरी हुई है जितने एलिमेंट्स की, उसमें ज़्यादातर सॉलिड है, ज़्यादातर धातुएं हैं और अधातुएं और गैसेस कम हैं। धातुओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, 118 एलिमेंट जो हैं पीरियोडिक टेबल में, सभी अभी डिस्कवर नहीं है, लेकिन जितने हुए हैं एक दो कम हैं। तो जितने हुए उसमें धातुएं बहुत ज़्यादा हैं, चाहे वो एस ब्लॉक हो, चाहे वो डी ब्लॉक हो, चाहे वो पी ब्लॉक हो, चाहे वो एफ ब्लॉक हो। एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक, एस ब्लॉक, ये 3 ब्लॉक में तो टोटल धातुएं हैं और पी ब्लॉक में केवल अधातुएं हैं, गैसेस हैं। और गैसेस एक फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन को रखा जाता है, लेकिन उसकी पोजीशन फिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी उसे फर्स्ट ग्रुप में रखा जाता है। एक गैस यहाँ पर है और आप जानते हैं इनर्ट गैसेस हैं 6-7 हो गए, और क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ये मतलब 4-5 ये गैसेस हैं, नाइट्रोजन है। कुल 11 गैसेस हैं मतलब यहाँ पर, और लगभग 21 से 31 अधातुएं हैं। आप देखोगे पीरियोडिक टेबल में देख लेना, सब काउंट कर लेना। तो ये मतलब धातुएं अधातुओं की संख्या है, मतलब धातुएं ज़्यादा हैं, ये हमें ध्यान देना है। मेटल ज़्यादा है। मेटल में जैसे कुछ एग्जाम्पल मेटल के आपको बता दें, जो जैसे प्लैटिनम है, कॉपर है, एफी है, कॉपर, एफी, सिल्वर, ये ऐसी धातुएं आपको बता दें कि नेटिव स्टेट में पाई जाती हैं, फ्री स्टेट में पाई जाती हैं। ये कंबाइंड स्टेट में कम पाई जाती हैं, ऐसा नहीं कंबाइंड स्टेट में नहीं पाई जाती, पाई जाती हैं, लेकिन ये कम पाई जाती हैं। ये नेटिव स्टेट में ज़्यादा पाई जाती हैं, फ्री स्टेट में अकेले, जहाँ कहीं गोल्ड मिलेगा तो गोल्ड अकेला रहेगा उसमें, और कॉपर है तो कॉपर अकेला रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं कॉम्बिनेशन नहीं मिलता, कॉम्बिनेशन भी मिलता है इनका, लेकिन ये फ्री स्टेट वाली एलिमेंट है। कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया कि विच आर द फॉलोइंग वन ऑफ द फ्री स्टेट एलिमेंट, तो फ्री स्टेट एलिमेंट, नेटिव स्टेट एलिमेंट कौन सा है, तो ये एलिमेंट नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं। और कंबाइंड स्टेट में और अदर जितने एलिमेंट हैं, ज़्यादातर एलिमेंट कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। उनके साथ कुछ न कुछ कॉन्टामिनेशन होता है, कुछ न कुछ मिश्रण होता है, वो मिनरल्स कहलाता है। वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि अर्थ में जिस प्रकार से मेटल जिस रूप में पाया जाता है तो उसे हम मिनरल्स कहेंगे। उसमें कॉन्टामिनेशन होता है, बहुत से अधातुएं और गैसेस उसमें मिली होती हैं, अधातुओं का मिश्रण होता है तो मिनरल्स होता है। उसमें से जो इकोनॉमिकल बेनिफिशियल मेटल अगर हम निकालते हैं, जो हमें आर्थिक रूप से
स्ट्रॉन्ग करे, इकोनॉमिकल मतलब आर्थिक प्रयोग में हम ले सकें जिस मेटल को। ऐसा अगर मिनरल्स है तो उसको हम लोग और एक नाम देते हैं, ओर्स पूछा जाता है। तो इकोनॉमिकल बेनिफिशियल मेटल जिस मिनरल से निकालते हैं उसको ओर कह देंगे। ऐसे उसमें जो इम्प्योरिटी मिली रहती है उसको गैंग्स कहते हैं। मिनरल्स में जो मतलब मेटल के अंदर जो इम्प्योरिटी मिली रहेगी, मैंने बताया ना कि इम्प्योरिटीज रहती हैं कंबाइन स्टेट में, तो जो इम्प्योरिटीज होती हैं उनको गैंग्स कहते हैं। गैंग्स को एक सब्सटेंस मिलाकर निकाला जाता है, स्लैग के रूप में निकाला जाता है। फ्लक्स नाम का सब्सटेंस, फ्लक्स कहा जाएगा, बहुत से फ्लक्स होते हैं तो उसमें से एक फ्लक्स मैं यूज कर, मान लो फ्लक्स टर्म में यूज कर रहा हूँ, तो वो क्या करता है, उसके जो अगलनीय, जो इनफिजिबल अगलनीय नॉन में जो इम्प्योरिटीज होती है उसका टेम्परेचर लो कर देता है, उसको गला देता है, तो उसको हम लोग फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स को मिलाने के बाद स्लैग के रूप में इम्प्योरिटी बाहर आ जाती है। तो इम्प्योरिटी जब स्लैग के जब फ्लक्स मिलाते हैं तब उसको स्लैग कहेंगे। और गैंग्स कब कहेंगे? गैंग्स से इम्प्योरिटी जो मिनरल्स में है वो गैंग्स है, या गैंग्स को मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो ये सब आपको ये टर्मिनोलॉजी याद रखना है। और कुछ मेटल्स की बात हम कर रहे हैं। ये आयरन है, देखो ये आयरन है। रस्टिंग वगैरह मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। ये सिल्वर है, सिल्वर है, ये कॉपर और ये प्लैटिनम है, प्लैटिनम। सभी प्रीशियस मेटल हैं इसमें से, ये सभी प्रीशियस मेटल है। गोल्ड है, एयू, ये भी फ्री स्टेट में मिलता है। और फ्री स्टेट के अलावा ये जो है फ्री स्टेट में, ये कंबाइंड स्टेट में जनरली मिलता है आयरन। यहाँ पर हमें लिखना था, गोल्ड लिखना था, गोल्ड है। और गोल्ड ये भी फ्री स्टेट में मिलता है, ये भी फ्री स्टेट में, कॉपर भी, प्लैटिनम भी फ्री स्टेट में मिलता है। इसमें से ये सभी प्रीशियस मेटल हैं, ये महंगे मेटल हैं सभी। इसमें सबसे सस्ता ये कॉपर है और सभी बहुत ही कॉस्टली मेटल है, प्रीशियस मेटल। तो आप जानते हैं ये सब ऑर्नामेंटल यूज में, ये सभी ऑर्नामेंटल यूज में, ऑर्नामेंटल यूज है सभी का। ये जो जेवरात होता है उसको बनाने में यूज किया जाता है। अब देखो यहाँ पर आपको बता दें ये इसके बारे में कि ये आपसे पूछा जा सकता है जो क्वेश्चन, जैसे इनके लैटिन नेम पूछा जा सकता है। इसका लैटिन नेम पॉपुलर है। सिल्वर को हम लोग अर्जेंटम कहेंगे, अर्जेंटम, अर्जेंटम। सिल्वर का लैटिन नेम, लैटिन नेम ऑफ सिल्वर, लैटिन नेम ऑफ सिल्वर, नेम ऑफ सिल्वर ये पूछा जाता, अर्जेंटम। हाँ, लैटिन नेम ऑफ गोल्ड भी पूछा जाता है। ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है ऐसा, मतलब एग्जाम में, वेरियस एग्जाम में। तो लैटिन नेम ऑफ गोल्ड अगर कहें कि लैटिन नेम ऑफ गोल्ड, नेम ऑफ गोल्ड, तो एक चीज याद रखना, औरम, औरम। ये क्वेश्चन भी पुटअप किया जाता है, इसको भी याद रखना। ऐसे कई और भी मेटल्स हैं जिनके लैटिन नेम आपको जानना चाहिए, जैसे टंगस्टन जो बल्ब में देखते हैं, जिसकी जो जलता है बल्ब के अंदर एक कॉइल होती है, पतली पतली कॉइल, फिलामेंट, तो वो जो होता है टंगस्टन उसको कहते हैं, टंगस्टन, टंगस्टन, टंगस्टन। टंगस्टन का लैटिन नेम क्या होता है? वोल्फ्रेम। तो ये वोल्फ्रेम इसका टंगस्टन का लैटिन नेम है। ऐसे मरकरी का लैटिन नेम आपसे पूछा जाता है, लैटिन नेम ऑफ मरकरी। मरकरी एक ऐसी मेटल है जो आप कह सकते हैं सेमी सॉलिड है,
ये लिक्विड एंड सॉलिड दोनों का मिश्रण है। ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहता है मेनली, ये लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है, ये जानते रहना। रूम टेम्परेचर समटाइम कहीं कहीं राइटर या कहीं कहीं मिसप्रिंटिंग हो जाती है, 27 लिख देता है, 27 नहीं है। रूम टेम्परेचर जब भी आए 25 आप याद रखना, 25 डिग्री सेल्सियस, या अगर इसको केल्विन में आप कन्वर्ट करना चाहें तो 298 केल्विन, 298 केल्विन। तो ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहता है। मरकरी है ये, मरकरी, मरकरी। अब इसका लैटिन नेम ऑफ दिस हाइड्रागायरेनम, हाइड्रागायरेनम। तो हाइड्रागायरेनम इसका मरकरी का लैटिन नेम है। ऐसे आपको कुछ और बता दें, सोडियम और पोटेशियम का भी आप जानते रहिए, उसको ऑलरेडी आप जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ। सोडियम मेटल है, सोडियम। पोटेशियम मेटल देखो इसका एक बहुत ही ये सॉफ्ट मेटल है, सॉफ्ट मेटल है, ये वेरी सॉफ्ट मेटल है। ये आप सोडियम को नाइफ से कट कर सकते हैं, नाइफ से उसको कट कर सकते हैं, आसानी से कट हो जाएगा। ये पोटेशियम सॉरी सॉफ्ट मेटल है, कट बाय नाइफ इजली। और सोडियम, इनका लैटिन नेम देखो, लैटिन नेम दोनों का, इसको सोडियम को ऑलरेडी आप जानते हैं, एक बार आप माइंड में रिपीट कर लें, इसको रिवाइज कर लें। पोटेशियम याद आ गया सभी को। सोडियम को नेट्रियम कहते हैं, नेट्रियम, लैटिन नेम नेट्रियम। और पोटेशियम की बात करें तो केलियम कहते हैं, केलियम। तो इस प्रकार से कुछ मेटल्स का मैंने लैटिन नेम बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अगर गलत हो जाता है तो आप अगर मेरिट लिस्ट से बाहर होगे तो आपको बहुत दुख होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट लर्न करना है, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं ये। तो ऐसे सब मेटल्स, बहुत से मेटल हैं, एल्युमिनियम है, आयरन है, निकिल है, कोबाल्ट है। आपसे ये भी पूछा जाता है कि जैसे कौन से आइडियल मेटल्स हैं, या मान लो आपसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखने वाले मेटल्स की, सभी की अपनी अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, लेकिन जो मैग्नेट से ज़्यादा अट्रैक्ट होने वाले हैं, जो जिसको मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, तो आयरन है, कोबाल्ट है, निकिल है। ये तीन जरूर आप इसमें जानते रहिए। समटाइम इंडिकेशन पूछ लेता है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है सिंबॉलिक फॉर्म, गोल्ड का सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, सिल्वर का सिंबॉलिक फॉर्म, अर्जेंटम कह दिया, वो सिल्वर नहीं कह के अर्जेंटम कह दिया, अर्जेंटम का सिंबॉलिक फॉर्म क्या है। तो आप इस प्रकार से इसको दिखा लेना, सिंबॉलिक फॉर्म सिल्वर है, कॉपर है, जो भी। इसी प्रकार से आपसे देखो सिंबॉलिक फॉर्म रेनियम का एक बार पूछा गया था, सिंबॉलिक फॉर्म रेनियम, रेनियम ये मेटल है, तो रेनियम का सिंबॉलिक फॉर्म, तो रेनियम का आरी है। तो इस प्रकार से अगर सिंबॉलिक फॉर्म पूछता है तो सिंबॉलिक फॉर्म भी आप सभी का याद रखें, मेजॉरिटी ऑफ मेटल्स का या नॉन मेटल्स का। इसके बाद नॉन मेटल की बात करते हैं थोड़ा सा। आप देखें कुछ नॉन मेटल, सम नॉन मेटल।
नॉन मेटल की जब बात करेंगे तो इसमें आप जानते हो कि इनमें सोनोरस की प्रॉपर्टी नहीं होती, सोनोरस नहीं होता। जैसे मेटल बहुत ज़्यादा हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से कंडक्ट कर सकता है, नॉन मेटल कंडक्ट नहीं करता। तो कुछ एक्सेप्शनल नॉन मेटल है, उसका नाम लेंगे अब, वो कंडक्ट करते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसे कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कार्बन का एक्सेप्शनल एक केस है ग्रेफाइट, उसका एलोट्रॉप्स है। एलोट्रॉप्स में ग्रेफाइट है, वो करंट को पास करता अपने अंदर से, जबकि नॉन मेटल है, नॉन मेटल की ये प्रॉपर्टी नहीं होती, लेकिन वो करंट को पास करता ग्रेफाइट। अदर नॉन मेटल जो होंगे, जैसे अभी देखो कार्बन है, कोयला है, वो नहीं पास होने देगा, या वुड है, उसके अंदर से ड्राई वुड की बात कर रहे हैं, अगर वाटर कहीं पर लगा हो तो वो नॉन मेटल भी होगा तो भी करंट लग जाएगा। तो ये ध्यान देना कि ड्राई कंडीशन की बात कर रहे हैं, नॉन मेटल अगर ड्राई हो, वाटर नहीं लगा होना चाहिए। वाटर आप जानते हो कि उसमें आयंस होता है, इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता अपने अंदर से। प्योर वाटर भी, अगर प्योर वाटर की बात करो, वो पास नहीं होने देगा इलेक्ट्रिसिटी को। लेकिन जैसे उसमें थोड़ा सा भी नमक वगैरह इम्प्योरिटी आ गई, नमक डाल दोगे तो करंट पास होने लगेगा, क्योंकि वो आयंस बना लेगा वाटर के अंदर। वाटर एक सॉल्वेंट है, तो उसके अंदर आयन का फॉर्मेशन हो जाए तो करंट पास हो जाएगा। तो ये ध्यान देना कि जितने नॉन मेटल्स हैं, अधातुएं हैं, करंट को पास नहीं होने देती, लेकिन उसका एक एक्सेप्शन है, अधातु में एक एक्सेप्शन है, जैसे ग्रेफाइट एक्सेप्शन केस। ये कार्बन है, कार्बन का एलोट्रॉप्स है। जैसे हम लोग जानते हैं कार्बन के 2 एलोट्रॉप्स जानते हैं, डायमंड है और भी जानते हैं, लेकिन 2 की बात हम कर रहे हैं, नहीं तो फुलरीन वगैरह भी है और कई है, लेकिन 2 की बात कर रहे हैं। एलोट्रॉप्स में ग्रेफाइट एंड डायमंड की बात कर रहे हैं। तो ये देखो अपने अंदर से करंट पास होने देता, नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल है, आप जानते हैं नॉन मेटल है, और इसके बावजूद ये अपने अंदर से करंट पास होने देता है, करंट कैरी करता है, करंट कैरीज बाय दिस नॉन मेटल। इससे पास हो जाएगा करंट, इससे करंट पास नहीं होगा, डायमंड से नहीं होगा। तो वैसे कोई ये एक्सेप्शन केस है, आपको बता दें कि नॉन मेटल की प्रॉपर्टी में एक तो ये बता दिया आपको। इसके बाद जैसे इसमें डक्टिलिटी नहीं होगी, इसमें मैलिएबिलिटी नहीं होगी, ब्रिटल नेचर का होगा। अगर इस पे हैमरिंग करेंगे तो ये क्या होगा, ये टुकड़ों में बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से नॉन मेटल की ये प्रॉपर्टी है। नॉन मेटल में कुछ नॉन मेटल के नेम लिख देता हूं, सब नॉन मेटल्स। पी ब्लॉक में ये ओनली प्रेजेंट इन पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में प्रेजेंट है। एक्सेप्शन अगर लेना चाहे तो वैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी जो है, हाइड्रोजन और हीलियम 2 हैं जो एस ब्लॉक में है। हाइड्रोजन और हीलियम ये एस ब्लॉक में रखा गया, इनको एस ब्लॉक। देखो हीलियम इनर्ट है, इनर्ट गैस है, जो कि पी ब्लॉक के पोजीशन उसकी पी ब्लॉक में दिखाई गई है। लेकिन जब हम डेफिनेशन को पढ़ते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में इंटर करता है उसको, उसके अकॉर्डिंग ब्लॉक डिसीजन होता है किस ब्लॉक का एलिमेंट है। तो हीलियम का भी आप देखो, हाइड्रोजन और हीलियम की अगर हम बात करें तो इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 1s में जाता है, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 1s2, लास्ट इलेक्ट्रॉन देखो s सबसेल में गया, इसलिए ये s ब्लॉक के मेंबर है। तो s ब्लॉक में है। नॉन मेटल में केवल 2 मैंने बताया, हाइड्रोजन और हीलियम, ये जो है s ब्लॉक के हैं, और सभी जो है p ब्लॉक के ही नॉन मेटल होते हैं।
एस ब्लॉक में ओनली 2। याद रखना, कभी कभी हीलियम दे देता तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। वह हीलियम देगा, हाइड्रोजन देगा तो आप एस ब्लॉक लगा देते हो, लेकिन हीलियम देता तो आप पी ब्लॉक लगा देते हो। पी ब्लॉक का नहीं है, हीलियम एस ब्लॉक का है। इसके अकॉर्डिंग मैंने बता दिया, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। पी ब्लॉक में बताया कि नॉन मेटल, जो नॉन मेटल है इसके अलावा जो भी नॉन मेटल है सभी पी ब्लॉक में है। डी ब्लॉक में बताया सभी मेटल हैं, एस ब्लॉक में सभी मेटल हैं, ये दो को छोड़कर, और डी ब्लॉक में सभी मेटल हैं, एफ ब्लॉक में सभी मेटल हैं। पी ब्लॉक में मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड तीनों पाए जाते हैं। और ये इसमें कुछ नॉन मेटल्स के नाम देखो, जैसे कार्बन है, कार्बन है, बोरान है, या कार्बन के बाद आप ले लो कार्बन, क्लोरीन ले लो, क्लोरीन नहीं, ब्रोमीन ले लो, ये लिक्विड है। ब्रोमीन नॉन मेटल है लेकिन लिक्विड है, ये याद रखना, ये लिक्विड है, नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल है। आयोडीन है, आयोडीन सॉलिड है लेकिन नॉन मेटल है। ये गैसेस भी नॉन मेटल है, मेटेलिक होती हैं। गैसेस जो होती जितनी है नॉन मेटेलिक है, चाहे वो नाइट्रोजन हो, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। इसको थोड़ा बड़ा लिखते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन। गैसेस भी आप जान लो सभी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ये तो देखो 6 जो है इनर्ट गैसेज हैं, इनर्ट गैसेज हैं। और 4 ये गैसेज हैं, 4 गैसेज ये हैं, और एक हाइड्रोजन है। तो कुल मिला के 11 गैसेज हैं, ये सभी नॉन मेटल के अंदर आएंगे। ये स्पेशली नॉन मेटल में, लेकिन ये गैसेज है। और नॉन मेटल की बात हम करेंगे तो कार्बन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, फास्फोरस है, फास्फोरस है, सल्फर है, सल्फर है, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत से नॉन मेटल हैं जो आप ऑलरेडी जानते हो। तो बहुत से नॉन मेटल हैं, इसके बारे में बता दिया मैंने। नॉन मेटल बताया, मेटल बताया, और गैसेस के बारे में बता दिया। इसके बाद हम लोग जो शुरू करने चल रहे हैं, ये केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी। पहले मैं केमिकल प्रॉपर्टी को एम्फेसाइज करूंगा, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल को एम्फेसाइज करूंगा, फिर जो है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल के बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी जनरली आप जानते रहते हैं, टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब आएगा उसमें, डेंसिटी, वॉल्यूम, ये सब आएगा, वो आप जानते रहते हैं। लेकिन यहाँ केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे, जहाँ से बहुत क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो नेक्स्ट आप कर लें, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। यहीं से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। सो थैंक यू।